हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 33rd क्लास है जी। 7th यूनिट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और उसमें जो और साइकोथेरेपीज हैं या बिहेवियरल थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, तो इन थेरेपीज की बात करेंगे। ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो स्ट्रेस का मतलब भी वही होता है कि अच्छा ठीक है, आप टेंशन ले रहे हो किसी चीज की, और वो कई बार अच्छी होती है, कई बार बुरी होती है, बिकॉज हर टाइम स्ट्रेस जो है वो बुरा भी नहीं होता है। ओके। सो स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, किन किन चीज़ों की हेल्प ली जा सकती है, कैसे कोप अप कर सकते हो आप स्ट्रेस के साथ, तो वो सारी चीज़ें हैं जो हमें इन जनरल भी डेली लाइफ में पता होती हैं। कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करोगे, सो वही इन जनरल चीज़ें हैं, बस आपको यहाँ पे एक होता है ना, कंटेंट के रूप में दिख जाएंगी चीज़ें, ताकि आप अच्छे से कवर कर पाओ। ओके जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बाकी जेकेपीएससी की जितनी क्लासेस हो चुकी हैं, जो 6 यूनिट कंप्लीट और आज 7वीं भी कंप्लीट हो रही है, और उसके अलावा भी बहुत सारी जो है मैंने वीडियोस ऐड कर रखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है। स्ट्रेस तो देखो, स्ट्रेस हर बार बुरा, या होता है ना, बुरा ही मानो आप, वो बुरा नहीं होता है, कभी अच्छा भी हो सकता है। जैसे कभी आप एग्जाम देने जा रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है, सो वो कई बार अच्छी भी साबित होती है। तो हर एक तरीके के स्ट्रेस जो है उसको आप बैड या डिस्ट्रक्टिव नहीं बोल सकते। दो टर्म्स हम यूज करते हैं, एक है जी यूस्ट्रेस। तो यूस्ट्रेस वो टर्म है जो डिस्क्राइब करती है लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर यू। ठीक है। तो जो आपके हक में काम करेगा बेसिकली। तो यूस्ट्रेस हैज द पोटेंशियल ऑफ टर्निंग इनटू डिस्ट्रेस। तो डिसस्ट्रेस, जो हम यूजुअली स्ट्रेस वर्ड का मतलब निकाल के चलते हैं, दैट इज फॉर डिसस्ट्रेस। तो वो डिस्ट्रेस जो है उसको, वो गलत रहेगा, वो आपकी बॉडी के लिए जो है वो सही नहीं रहेगा। और कभी भी ये जो यूस्ट्रेस है, जो थोड़ी सी नर्वसनेस है, कभी भी जो है वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो सकती है। पोटेंशियल है उसके अंदर कि वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाए। ओके। तो स्ट्रेस, उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो एक पैटर्न की तरह, पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म makes to stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds the person's ability to cope up। तो जब आप कोप अप नहीं कर पाते उस चीज को, जैसे थोड़ा सा स्ट्रेस या थोड़ी सी नर्वसनेस अगर हो रही है आपको, तो वो यूज स्ट्रेस में रहेगा। लेकिन जैसे ही उस स्ट्रेस की वजह से आप उसको जब कोप अप नहीं कर पाए, और जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है वो बैलेंस नहीं हुई, चीजें गड़बड़ा गई, तो वो चीज जो है वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके। तो स्ट्रेस का मतलब आपको समझ आ गया होगा। ये उन पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज को हम लेके चलते हैं जो आपके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है, और आपकी जो कोपिंग एबिलिटी है, सहन शक्ति है, या जिसको कोप अप कर पाओ, आप उसको संभाल पाओ उतने स्ट्रेस को, उससे जब थोड़ा सा बाहर चली जाती हैं चीजें, तब हम उसको स्ट्रेस बोलेंगे। अदरवाइज वो यू स्ट्रेस रहेगा। तो यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस आपको पता होना चाहिए। ओके। नेचर की आप बात करो तो लेटिन वर्ड स्ट्रिक्टस से ये आया है, जिसका मतलब टाइट और नैरो होता था। ठीक है। सो अगर मीनिंग वर्ब की बात करोगे तो टाइटन आप लगा लोगे उस चीज को। सो ओवरऑल आप जो स्ट्रेस में हैं उनकी चीजें जो है, यानी कई बार आप देखोगे कि जब आप स्ट्रेसफुल होते हो बहुत ज्यादा, तो यहाँ से मसल्स जो है वो अकड़ सकती हैं, या बॉडी में जो मसल्स हैं, या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स का अकड़ जाना, तो वो टाइटन हो जाना जो है, उससे लेके स्ट्रिक्टस वर्ड से स्ट्रेस वर्ड ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है। सो ऑफन एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंट, जो कि डिसरप्टिव है इंडिविजुअल के लिए। ठीक है जी। देन स्ट्रेसर्स जो है वो इवेंट्स रहेंगे, जो आपकी बॉडी में वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो आपकी बॉडी दे रही है, उसका जो कारण निकल के आते हैं वो स्ट्रेसर्स हो गए। ठीक है। इसके अंदर कोई नॉइस भी हो सकती है, क्राउड, कई बार भीड़ को देख के भी आप स्ट्रेसफुल हो सकते हो। सो बहुत सारे इवेंट्स जो है हो सकते हैं जो स्ट्रेसफुल हों, तो उसी को आप स्ट्रेसर बोल रहे हो। ओके। जो रिएक्शन रहेगा किसी एक्सटर्नल स्ट्रेसर के लिए, वो स्ट्रेन रहेगा आपका, उसको हम स्ट्रेन बोलेंगे। ओके। ये सारा स्ट्रेस का टॉपिक जो है आपको साइकोलॉजी की बुक आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। सो आप वहां से भी चेक कर सकते हो 11th-12th से। साइकोलॉजिकल मीनिंग आप देखोगे स्ट्रेस को, तो कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्ट्रेसर हो सकता है जो कारण होगा, जो आपकी इंटरनल स्टेट को जो है वो थोड़ा सा क्या कर देगा, डगमगा जाएंगी उससे चीजें, और वो चैलेंज करेगा आपको। तो चैलेंज टू बी ओवरकम, और इलनेस और स्ट्रेन, सो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलता है। सो एक्सटर्नल स्ट्रेसर की वजह से आपके बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं वो एक स्ट्रेस एक्सपीरियंस की तरफ आगे बढ़ेंगी, और रिजल्ट में आपको फिर ये स्ट्रेन या इलनेस, ये चीजें देखने को मिलेंगी।
ओके, स्ट्रेस पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, ठीक है। ना ही तो ये स्टिमुलस है, ना ही ये रिस्पॉन्स है, बल्कि एक ऑनगोइंग ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है इंडिविजुअल और एनवायरमेंट के बीच में। तो ये लेन देन वाली सिचुएशन या प्रोसेस की तरह आप इसको लेके चलेंगे। अब ये याद रखिए बस, स्ट्रेस जो है वो ना स्टिमुलस है ना रिस्पॉन्स है। ओके, यूजुअली हम बोल देते हैं ना कि अच्छा आपने रिस्पॉन्स जो दिया दैट इज स्ट्रेस, नहीं, वो प्रोसेस है वो स्ट्रेस। तो ओके, फर्दर अगर आप देखेंगे, हेंस सिले ये फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च माने जाते हैं। इन्होंने स्ट्रेस को कैसे एक्सप्लेन किया, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ द कॉज ऑफ द थ्रेट, जो इंडिविजुअल है वो सेम साइकोलॉजिकल पैटर्न ऑफ रिएक्शन के साथ जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अच्छा ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है सेम रिस्पॉन्स या कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देखने को मिले। ओके, तो वो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है जो आपकी बॉडी उस टाइम पे डिमांड कर रही होती है, वट एवर द रीजंस या कॉजेज आर। ओके, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो इन डेफिनेशंस के साथ अग्री नहीं करते हैं, ठीक है। वो फील करते हैं कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज नॉट नियरली एज जनरल एंड नॉन स्पेसिफिक। जैसे इन्होंने बोला ना कि आप जो है नॉन स्पेसिफिक की बात कर रहे हो, तो वैसा नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई डेफिनेशन निकल के आती है तो कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, कुछ लोग उसके साथ खड़े होते हैं, ठीक है। जैसे इनकी अलग डेफिनेशन है, ये जो आपके लैज़रस और उनके कलीग्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस प्रोसेस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव थियरी ऑफ स्ट्रेस। तो कॉग्निटिव थियरी के ऊपर बेस्ड है, तो वो इन्होंने बोल दिया। यहाँ पे ये नॉन स्पेसिफिक बोल रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली जो हमने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में पढ़ा स्ट्रेस का मतलब, कि आप जो भी वो जो रिस्पॉन्सेज हमारे एक तरीके से निकल के आते हैं, जो प्रोसेस है कि स्ट्रेसर की वजह से आप जो है उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हो, वो स्ट्रेस में आ जाएगा। ओके, मॉडल होता है एक स्ट्रेस प्रोसेस का कंप्लीट। देखो ये स्ट्रेसर रहेंगे, स्ट्रेसर में अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। एनवायरमेंट की वजह से कोई स्ट्रेस हो जाए, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सोशल लेवल की वजह से तो सोशल स्ट्रेसर हो गया। ये अलग अलग डायमेंशंस भी रहेंगे कि उस स्ट्रेस की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी देर तक वो चल रहा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ओके, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे फिजिकल, पर्सनल या सोशल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है पर्सन की, कि वो किस तरीके से उन चीजों को टैकल करते हैं। या कई बार होता है ना, आप ओवर थिंक करके, कोई और रीजन नहीं होता, कोई और स्ट्रेसर भी नहीं होता, आप अपने आप के लिए ही एक स्ट्रेसर का काम कर देते हो, राइट। या कोई आपकी वल्नरेबिलिटीज हैं, वो आपके जो है आपके लिए स्ट्रेसर का काम कर देंगे। तो वो चीजें रहेंगी। इस स्ट्रेस को बेटर कैसे किया जा सकता है, अलग अलग चीजें हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, देन बिहेवियरल रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स, या फिर आपका कोग्निटिव रिस्पॉन्स। तो ये ओवरऑल एक जनरल मॉडल है जब आप स्ट्रेस प्रोसेस को देखते हो। ओके जी, एक इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स रहेगा किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए, वो लार्जली जो उसने अभी तक परसीव किया है, जिस तरीके से इवेंट्स को, या वो कैसे चीजों को इंटरप्रेट करता है, उसके हिसाब से रहेगा। बहुत बार आप देखेंगे, जैसे ये होता है ना, क्रिकेट में MS धोनी को कैप्टन कूल बोलते हैं, ठीक है। कूल अब वो है नहीं है, हमें नहीं पता है, लेकिन वो फील्ड पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कूल पाए गए हैं, देखे गए हैं, ऑब्जर्व किया गया है कि अच्छा ठीक है, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि अच्छा 6 बॉल में जो है वो 24 रन मारने हैं, लेकिन फिर भी वो उस सिचुएशन में काम नजर आए हैं। सो वो इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स होता है इंडिविजुअल वाइज, कि वो कैसे उस चीज के साथ टैकल करेगा। तो वो लार्जली उन परसीव्ड इवेंट्स पे या कैसे वो इंटरप्रेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ओके, लैज़रस जो है वो 2 टाइप्स ऑफ अप्रेजल की बात करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल्स। ऑब्वियस सी बात है, अप्रेजल्स हैं वो सब्जेक्टिव हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। मेजरली एक फैक्टर जो रहेगा वो पास्ट एक्सपीरियंस रहेगा, कि आपने अगर वैसी सी कोई सिचुएशन पहले आई थी तो कैसे उसके साथ डील किया था। ओके, प्राइमरी अप्रेजल में क्या रहेगा, परसेप्शन ऑफ न्यू और चेंजिंग एनवायरमेंट एज पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो आपका क्या परसेप्शन है उस चीज को लेके। ओके, नेगेटिव इवेंट्स आर अप्रेज्ड फॉर देयर पॉसिबल हार्म, थ्रेट या चैलेंज। तो आप उस चीज के ऊपर फोकस करोगे। हार्म जो है उसकी असेसमेंट रहेगी कि कितना डैमेज हुआ है या कितना हो चुका है, राइट। थ्रेट क्या रहेगा कि पॉसिबल डैमेज क्या हो सकता है,
ठीक है। चैलेंज अप्रेजल्स की बात करेंगे, वो एसोसिएटेड होते हैं मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ एबिलिटी टू कोप। तो आप कैसे स्ट्रेसफुल इवेंट में कोप अप करेंगे, वो चैलेंज अप्रेजल में आ जाएगा, वो वहां से एसोसिएटेड रहेगा कि आप कैसे, आप क्या, वो होता है ना कि एक बेटर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन है कि आप बेटर तरीके से उसको ओवरकम कर पाओगे। तो ये प्राइमरी अप्रेजल में आ गया जब आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं किसी नए या चेंजिंग एनवायरमेंट से रिलेटेड। ओके, देन है when we receive when we perceive an event as stressful are likely to make a secondary appraisal। so यहाँ पे हम अभी तक हमने परसीव किया नहीं है उसको नेगेटिवली एज सच, यहाँ पे आपने अगर इवेंट को ऑलरेडी स्ट्रेसफुल परसीव कर लिया है, so अब आप उसके साथ कैसे कोप अप करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, वो सेकेंडरी में चला जाएगा। ठीक है, इसमें मेंटल, फिजिकल, पर्सनल, सोशल, ये सारे रिसोर्सेज रहेंगे जो हमने रिसोर्सेज ऊपर भी बात की। 3 मेजर टाइप ऑफ स्ट्रेस जो है वो माने जाते हैं, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल और सोशल स्ट्रेस। फिजिकल और एनवायरमेंटल की बात करोगे तो बॉडी की स्ट्रेस की बात हो रही है। ठीक है, आप जो है बेटर तरीके से सो नहीं पाए हैं, आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, इंजरी हो गई है, सो वो बॉडी, आपकी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, वो स्ट्रेसफुल है, वो स्ट्रेस में है। ठीक है, तो वो चीज रहेगी। देन साइकोलॉजिकल, तो जो लेवल साइकोलॉजिकल में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे फ्रस्ट्रेशन आ गया, फ्रस्ट्रेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गई, तो अब आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है उस वजह से जो दिमागी लेवल पे या मेंटल लेवल पे जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, दैट इज साइकोलॉजिकल। जैसे इंटरनल प्रेशर हो सकता है, आप खुद के ऊपर प्रेशर डाल सकते हो कि मुझे हर चीज परफेक्ट करनी है। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके दिमाग में दो चीजों को लेके। देन फ्रस्ट्रेशन हो सकती है किसी भी चीज को लेके कि अच्छा पूरी नहीं हुई चीज, तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जेकेपीएससी की क्लासेस के चक्कर में जो नेट के बच्चे थे उनका इंटरव्यू जो है वो अपलोड नहीं हो पाया है, राइट। सो वो मुझे एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस चल रहा है कि कैसे मैनेज किया जाए, बिकॉज ये क्लासेस अभी 7 ही यूनिट हुई, 3 यूनिट रहती हैं। ठीक है, ऑल्दो क्लासेस कम बची हैं, 39 तक ही कंप्लीट करनी है, बट स्टिल तो वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया। या वो इंटरनल प्रेशर में भी आ सकता है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे सारी चीजें ऑन टाइम करनी है लेकिन हो नहीं पाई है, राइट, तो वो इंटरनल प्रेशर बिल्ड हो गया, तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आ जाएगा जी। सोशल प्रेशर तो हमें पता ही है, सोसाइटी जो डिमांड करती है, ठीक है, सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, या आपकी पर्सनैलिटी अलग है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस अलग है, तो वो जो एक्सेसिव डिमांड्स आपके ऊपर थोपी जाती हैं कई बार, वो सोशल प्रेशर में आ जाएगा, और उसी की वजह से एक सोशल स्ट्रेस जो है वो आपके अंदर आ जाएगा उन चीज़ों को कंप्लीट करने को लेके। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं स्ट्रेस के सोर्सेज, लाइफ इवेंट, यानी आपकी ज़िंदगी में कुछ घटित हो गया हो, हैसल्स, कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया हो, तो इस तरीके के लाइफ इवेंट्स का ये मीन स्ट्रेस स्कोर जो है वो मेंशन कर रखा है। जैसे अगर क्लोज फैमिली मेंबर की डेथ हो गई तो 66, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो गया तो 53, ब्रेकअप हो गया फ्रेंड के साथ तो 47, चेंज इन ईटिंग हैबिट तो 27। सो लाइफ इवेंट के बेसिस पे कि अच्छा ये ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट है तो ये यहाँ पे इसका स्ट्रेस, मीन स्ट्रेस स्कोर जो है वो ज्यादा है। ओके, अब इफेक्ट क्या रहेगा स्ट्रेस का साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और हेल्थ के ऊपर। तो अब ये सारे स्ट्रेस की बात हो रही है, ठीक है, जो भी आपका फिजिकल स्ट्रेस था, सोशल स्ट्रेस था, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था, उन सारे स्ट्रेस का, क्योंकि भले ही फिजिकल स्ट्रेस हो, अल्टीमेटली इफेक्ट तो साइकोलॉजी पे, मेंटल हेल्थ पे आना है ना, सो वही चीज है ये भी। सो इमोशनल इफेक्ट रहेंगे अलग अलग, कि आप मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, या कुछ बहुत इरेटिक बिहेवियर जो है वो आप कर रहे हो, या एग्जामिनेशन की वजह से एंजाइटी, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इमोशनल इफेक्ट आपका निकल के आ सकता है। देन एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जी, कि दिमागी लेवल पे कोई चीज चल रही है तो फिजियोलॉजी में कि हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, या बहुत लंबे लंबे सांस ले रहे हो आप, फिजिकल स्ट्रेस या वट एवर द स्ट्रेस इज, स्ट्रेस की वजह से, या डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया आपका, आप ठीक से खाना जो है आपका पच नहीं रहा है, दिक्कत हो रही है पेट साफ होने में वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें भी स्ट्रेस के इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं। ओके, कोग्निटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, अगर प्रेशर जो है वो स्ट्रेस का कॉन्टिन्यूटी में रहेगा तो आप मेंटल ओवरलोड फील कर सकते हो, तो कोग्निटिव लेवल पे भी मेंटल हेल्थ के ऊपर जो बातें आ जाएंगी कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, भूल रहे हो चीजें, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती जा रही है, तो वो कोग्निटिव इफेक्ट रहेंगे। ओके, कई बार होता है ना आप स्ट्रेस में बहुत सारी चीजें भूल जाते हो, सो वो कोग्निटिव इफेक्ट। बिहेवियरल, आपके बिहेवियर में वो चीजें नजर आएंगी, ठीक है, स्ट्रेस जो है आपके बिहेवियर में, आपके जो है ईटिंग हैबिट्स में, उनमें नजर आने लगता है। आप एक्सेसिव कंजम्पशन शुरू कर सकते हो, कैफीन का या सिगरेट का, अल्कोहल का, या जो जो चीजें आपको ऐसे लगता है कि ये आपके दिमाग को काम कर देंगी, राइट। इससे लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो सकती है, पुअर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, डिजीनेस फील हो सकती है, क्योंकि जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं जो काम करने के
लिए होते हैं आपको, वो एडिक्टिव होते हैं एक तरीके से, राइट। इनफैक्ट कैफीन भी एडिक्टिव होता है। आप कभी देखिएगा कि आपने कॉफी या चाय पी ली एक बार और काफी टाइम से नहीं पी थी, तो अब वो जुबान पे वापस आ गई, तो अब एडिक्शन सी हो जाएगी कि अच्छा आपको अगले दिन भी पीनी है। या फिर आप अगर पिज्जा या कोई बाहर की शुगर वाली चीज खा लेते हो, तो वो एक, आप जब तक नहीं खा रहे थे तब तक सही था, जब तक आपने कंट्रोल कर रखा था, बट जैसे ही खाया अब वो कॉन्टिन्यूटी में हफ्ते तक खा रहे हो आप चीजें, सो वो बिहेवियर में चीजें नजर आएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो एडिक्टिव होती हैं। जहां पे भी आपकी शुगर, कैफीन, ठीक है, और बाकी जो ये अल्कोहल वगैरह वाले या स्मोकिंग वाले कंजम्पशन आ गए, ड्रग्स आ गए, वो एडिक्टिव में ही माने जाते हैं। ओके, देन फर्दर अगर आप बात करो तो एक वर्ड होता है जी बर्नआउट। तो ये स्टेट होगी जिसमें फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हो, ठीक है। सो वो चीज को, उस सिचुएशन को हम बर्नआउट बोलते हैं। इस बर्नआउट की सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो है वो नजर आता है। इन्होंने इसे, ये जो आपके सेले हैं, इन्होंने स्टडी किया था इस इश्यू को एनिमल्स से रिलेटेड। ओके, सो उनके ऊपर कि कैसे जो है उन, वो होता है ना, बहुत सारे स्ट्रेसर्स का यूज किया है, टेम्परेचर का, एक्सरेज का, इंसुलिन के इंजेक्शंस का। सो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इन्होंने लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने वो चीजें ऑब्जर्व की। सो इन्होंने ये देखा कि आपकी बॉडी जो है वो अडेप्ट कर लेती है धीरे धीरे किसी भी चीज के लिए। तो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, इस पैटर्न को इन्होंने बोला, जो 3 स्टेज में आपको नजर आएगा। पहली स्टेज रहेगी आपकी अलार्म रिएक्शन, जिसके अंदर एकदम से जो है आपकी बॉडी बहुत हाईली होता है ना कि रेजिस्ट करेगी उस चीज को, ठीक है। तो लेवल ऑफ नॉर्मल रेजिस्टेंस की ये अलार्म होगा यहाँ पे। तो प्रेजेंस ऑफ नॉक्शियस स्टिमुलस और स्ट्रेसर लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनलिन पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम। तो यहाँ पे आपके हॉर्मोन्स जो है उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हुए हैं, रिलीज किए हैं बॉडी ने, ओके, फाइट करने के लिए चीजों को। बट देन रेजिस्टेंस स्टेज आ जाएगी धीरे धीरे, जब वो चीज बार बार आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जा रही है, तो एक बॉडी भी रेजिस्ट करना बंद कर देगी उस चीज के लिए। जैसे कई बार आप कोई दवाई लेते हो ना, तो अगर मान लो आपको जुकाम होता है और आप सिट्राजिन लिए जा रहे हो, तो वो सिट्राजिन एक पॉइंट पे आके काम करना बंद नहीं कर देती आपकी बॉडी के लिए। सो वैसा सा ही नजर आएगा कि आप कोई भी चीज, टेम्परेचर, कोई भी चीज, तो वो एक टाइम पे बॉडी आपकी जो है वो स्टेगनेंट स्टेज में चली जाएगी। इसको हम स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। और एक पॉइंट पे जाके आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी। कॉन्टिन्यूटी में जब उस चीज को आप एक्सपोज कर रहे हो, तब जाके वो आपकी एग्जॉशन स्टेज आ जाएगी। इस तरीके से आपकी बॉडी जो है वो, ये अडेप्टेशन सिंड्रोम जो है वो आपकी बॉडी में रहेगा, ठीक है जी। देन अगर आप बात करो स्ट्रेस की और इम्यून सिस्टम की, तो ये आपका साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ये फोकस करता है किसको लिंक करने में, माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम को लिंक करने में, ठीक है। तो ये जो फील्ड है ये स्टडी करेगा स्ट्रेस का इफेक्ट इम्यून सिस्टम पे, कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो इम्यून सिस्टम पे क्या फर्क पड़ रहा है। सो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं विद इन द इम्यून सिस्टम वो आइडेंटिफाई करती हैं और डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं ये आपके फॉरेन बॉडीज को, ये पता है हमें। इट ऑल्सो लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। अब ये पूरा इम्यून सिस्टम का तरीका बता दिया आपको। अब इम्यून सिस्टम जो है वो क्या, अगर आप स्ट्रेस कर लेंगे, ज्यादा स्ट्रेस आपका रहेगा, तो आपकी बॉडी ही आपके अगेंस्ट होती चली जाएगी, ठीक है। सो जो यहाँ पे है बहुत सारे टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स रहेंगे विद इन द इम्यून सिस्टम, जिसमें टी सेल, बी सेल या नेचुरल किलर सेल रहेंगे। टी सेल जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं जो इन्वेड कर रहा है, टी हेल्पर सेल्स उनको हेल्प करते हैं। देन आपका ये है बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो फाइट में रहेंगे, यहाँ जो वायरस और ट्यूमर्स के अगेंस्ट काम करेंगे, ओके। सो ये रिलेशन रहेगा स्ट्रेस का इलनेस के साथ, कि फियर, एंगर, हॉस्टिलिटी, ये था, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो गए हैं, एंग्री, आउटबर्स्ट, और ये सारी चीजें आपकी फीलिंग्स हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और मेंटल या फिजिकल इलनेस आपको हो सकती है, ठीक है जी। अब आप स्ट्रेस के साथ कोप अप कैसे करेंगे। सो कोप अप करना, कोपिंग जो है वो एक डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन रहेगा, कि कैसे आप कोप अप करते हैं, कैसे आप उसके साथ जो है वो डील करते हैं, उसको हम कोपिंग विद स्ट्रेस में आ जाएंगे। हर एक की स्ट्रैटेजी कोपिंग की अलग अलग हो सकती है। जैसे एंडलर और पार्कर ने ये 3 स्ट्रैटेजी दी हैं, टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, इमोशन ओरिएंटेड, या फिर आप अवॉइड कर रहे हो उस चीज को, अवॉइडेंस, कि आप उस सिचुएशन होता है ना उसको मिनिमाइज करना, थोड़ा सा दूर हो जाना, ओके। सो ये 3 स्ट्रैटेजीज रहेंगी जो आप देख सकते हो, नाम पता हो बस आपको। देन लैजरस और फॉकमैन जो है उन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया है इसको एक डायनामिक प्रोसेस की तरह रादर देन इंडिविजुअल ट्रेट। सो कोपिंग का मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग जो आपकी कॉग्निटिव बिहेवियरल एफर्ट्स हैं
टू मास्टर, रिड्यूस और टॉलरेट। या तो आप उस पर मास्टरी हासिल कर लोगे कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, या उसको कम करने की कोशिश करोगे, या सहन करना सीख जाओगे। ठीक है, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ आप कैसे डील करते हो उसी को हम कोपिंग बोलते हैं। ठीक है, कोपिंग में भी जब आप कोपिंग के बेसिस पे आप जब कोप कर रहे हो, डील कर रहे हो, तो दो तरीके के रिस्पॉन्सेज यूजुअली देखने को मिलते हैं। एक होता है प्रॉब्लम फोकस्ड और एक रहेगा इमोशन फोकस्ड। सो प्रॉब्लम फोकस्ड मतलब प्रॉब्लम को लॉजिकली आप उसको सोल्व करना चाह रहे हो कि मैंने ये प्लान बनाया, ये एक्शन लेना है, हमें ये ऐसे करना है, राइट, इससे ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी, तो आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो। नीचे वाले पे आप इमोशन पे फोकस कर रहे हो कि कैसे जो है वो चीज बेटर की जा सकती है। तो वो यहाँ पे बस फोकस जो है वो प्रॉब्लम पे है या इमोशन पे है, उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहती है। ठीक है, दोनों ही जरूरी होती है जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस कर रहे होते हो। रिसर्च में ये सजेस्ट भी किया गया है कि पीपल जो है वो जनरली ये जो होता है ना, यूज द फॉर्मर मोर ऑफन देन द लेटर। तो आप प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटेजी पे ज्यादा फोकस करते हैं ज्यादातर लोग, रादर देन इमोशन फोकस्ड स्ट्रेटेजी। ओके, मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस, यानी कि आप स्ट्रेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो स्ट्रेस को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो बहुत सारे तरीके से, जो आपकी फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल सारे एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करेगा। बहुत सारी कॉमन ये आपकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है कि हेडेक होना, या डाइजेस्टिव इशू होना, मसल टेंशन होना, या थकान होना। ठीक है, इमोशनली स्ट्रेस कैन लीड टू एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, तो वो चीजें। बिहेवियरल लेवल पे आपकी जो है ईटिंग पैटर्न में, स्लीपिंग पैटर्न में, इनमें आपको चेंज नजर आ सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्निक होती है, रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, मेडिटेशन प्रोसीजर्स होते हैं, बायो फीडबैक होता है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होता है, या कोग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स होती हैं, एक्सरसाइज है। तो इन तरीकों से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। ओवरऑल हमें पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करना है, पॉजिटिव वेलबींग को प्रमोट करना है, डाइट पे फोकस करना है, एक्सरसाइज करनी है, सेल्फ केयर करना है। तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनालिटी में 3 C जो है वो देखने को मिलते हैं, कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज। बाकी असर्टिवनेस, लाइफ स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग। तो आपको ये वर्ड्स ध्यान रखने, जितने भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो सारे आपको हेल्प करेंगे स्ट्रेस को मैनेज करने में। ओके, अब बात आती है साइकोथेरेपी की, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। साइकोथेरेपी भी एक ऑब्वियसली एक वॉलेंटरी रिलेशनशिप हो गया, जहां पे एक इंसान हेल्प चाह रहा है और दूसरा हेल्प करना चाह रहा है। तो थेरेपिस्ट और क्लाइंट वाला जो रिलेशनशिप है वो यहाँ नजर आएगा। साइकोथेरेपी में यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल, इंटरपर्सनल और डायनामिक रिलेशनशिप आपको नजर आएगा। पर्पस क्या होता है, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज वो फेस कर रहा है उसके लिए हेल्प करे। ओके, साइकोथेरेपीज जो है वो इन्हीं चीजों को, जो भी माल एडेप्टिव बिहेवियर है या डिक्रीज ऑफ सेंस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस, वो हेल्प करेगा अपने एनवायरमेंट को बेटर करने में, अपने आप को बेटर करने में। तो थेरेपिस्ट यही हेल्प करेगा। और आजकल तो थेरेपीज इतनी कॉमन हो गई है कि लोग या जो बड़े बड़े ये सेलिब्रिटीज वगैरह हैं वो भी अपने इंटरव्यूज में बात करते हैं कि अच्छा वो थेरेपीज ले रही हैं। ओके, जितने भी साइकोथेरेपेटिक अप्रोच हैं उनकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर आ जाएंगी। सिस्टमेटिक एप्लीकेशन या सिस्टमेटिक तरीके से आप आगे बढ़ते हो वो नजर आ जाएगा। देन पर्सन हु हैव रिसीव्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं साइकोथेरेपी। हर कोई नहीं कर सकता, जैसे हम काउंसलिंग और गाइडेंस की बात करते हैं वैसा सा ही। सो आप इसको काउंसलिंग की तरह ले सकते हो। ठीक है, थेरेपेटिक सिचुएशन जो है उसमें थेरेपिस्ट रहेगा, क्लाइंट रहेगा, जो भी इमोशनल प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है वो उसको बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। इंटरेक्शन जो रहेगा यहाँ थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में, उसी का रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है फर्दर कि अच्छा एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप उनमें डेवलप हुआ है। ओके, जितनी भी साइकोथेरेपीज हैं उनका मेजर एम आपको यही नजर आएगा कि आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को सोल्व करके उसके बेटरमेंट में हेल्प करो। ठीक है, उसका इमोशनल प्रेशर थोड़ा सा लेसन कर पाओ, कि इमोशनल स्ट्रेस उसका कम हो जाए आपसे बातें शेयर करके। ठीक है, पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो अनफोल्ड करना है कि वो पॉजिटिवली और ग्रो कर पाए रादर देन स्ट्रेस लेना। ठीक है, हैबिट्स को मॉडिफाई कर पाए, थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर पाए, खुद के बारे में अवेयर हो पाए। अगर वो खुद के बारे में अवेयर होगा तो वो दूसरों के साथ भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे से निभाएगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करेगा। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीजें साइकोथेरेपी का एम होता है कि हमें इन चीजों पे फोकस करना है। ओके, थेरेपेटिक रिलेशनशिप की आप बात करोगे तो इसमें दो मेजर कंपोनेंट जो ये थेरेपेटिक अलायंस है दो लोगों के बीच में वो देखने को मिलेगा। फर्स्ट है इज द कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ द रिलेशनशिप,
क्योंकि दोनों के दोनों विलिंग हैं काम करने के लिए, यानी क्लाइंट जो है वो जा रहा है थेरेपिस्ट के पास, थेरेपिस्ट को पैसे मिल रहे हैं या जो भी फेवर्स मिल रहे हैं, बट क्लाइंट जो है उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। दूसरा कंपोनेंट रहेगा कि लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है ये, कि पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब तक आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती तब तक आप जाते हो। तो ये दो कंपोनेंट हैं इस पूरी सिचुएशन के। ओके, सो ऑब्वियसली इसमें आप ट्रस्ट और एक होता है ना रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आपको देखने को मिल रहा है, थेरेपिस्ट के जो है वो एम्पैथी शो कर रहा है, जज नहीं कर रहा है आपको। तो अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में भी है तो वो एक तरीके से आपके लिए थेरेपिस्ट का ही काम कर रहा है। ओके, सो ये टेक्निकली ये वाला जो रिलेशनशिप रहेगा ये प्रोफेशनल रहेगा और वैसा ही रहना चाहिए। ओके, थेरेपिस्ट जो है उसको उस दूसरे इंसान का ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें जो है उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, ताकि इंसान ने, क्योंकि ट्रस्ट किया है आपके ऊपर, कई बार अनजान के ऊपर ट्रस्ट करना ज्यादा इजी होता है, तो आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो। सो उसके वो ट्रस्ट कर, अगर आपके पास कोई ट्रस्ट करके आ रहा है तो आपको उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, वो चीज थेरेपिस्ट को भी ध्यान रखनी चाहिए। ओके, टाइप भी होते हैं बहुत सारे थेरेपीज के, तो साइकोथेरेपीज मेजरली 3 टाइप्स में, ब्रॉड ग्रुप्स में आप डिवाइड कर सकते हो, साइकोडायनेमिक, बिहेवियर और एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपीज। ओके, फर्दर आप इनके पैरामीटर्स देखोगे तो क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे जो है आप जो है उसके वो प्रॉब्लम कैसे एग्जिस्टेंस में आई, क्या मेन चीज जो है उसके सोल्यूशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज की जा सकती है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप का नेचर क्या है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, क्लाइंट का जो बेनिफिट, क्लाइंट जो चीफ बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट, तो क्लाइंट को क्या फायदा मिलेगा और ड्यूरेशन क्या रहेगी ट्रीटमेंट की। तो ये कुछ एक पैरामीटर्स हैं। ओके, फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्लाइंट्स प्रॉब्लम, उसमें पर्टिकुलर स्टेप्स क्या रहेंगे, क्लिनिकल फॉर्मुलेशन, कि आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, बेसिकली जो प्रॉब्लम है क्लाइंट की आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो थेरेपेटिक मॉडल के हिसाब से। ओके, बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, फिर आप उसको बेटर तरीके से यूज कर पाओगे चीजों को। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के एडवांटेजेस क्या है, कि आप प्रॉब्लम अच्छे से समझ पा रहे हो, चीजों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि क्या चीज के ऊपर टारगेट करना है, और चॉइस ऑफ टेक्निक्स फॉर ट्रीटमेंट, तो वो आप सोल्व कर पाओगे अगर आपको बेटर तरीके से वो प्रॉब्लम पता होगी तो। ओके, क्लिनिकल फॉर्मुलेशन भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। इसके अंदर जो है वो रीफॉर्मुलेशन की भी जरूरत पड़ सकती है, कि अच्छा 1-2 सेशन के बाद आपको रीफॉर्मुलेट करना पड़ रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम एक्चुअल में कुछ और थी जो आपको 2 सेशन के बाद समझ आई। ओके, बिहेवियर थेरेपीज बहुत सारे लोग लेते हैं, ठीक है, तो जो फॉल्टी पैटर्न्स हैं वो करेक्ट किए जाते हैं, कि कैसे जो है वो पास्ट में आप किसी पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हो, या गुस्सा आता है या कोई पर्टिकुलर चीज, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके अंदर भी वही आप एनालाइज करोगे, पूरे बिहेवियरल एनालिसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्या रीजन है जो माल फंक्शनिंग है बिहेवियर में उसकी, तो वो रीजंस को ढूंढ के और उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ओके, माल फंक्शनिंग बिहेवियर्स वो बिहेवियर्स रहेंगे जिसकी वजह से क्लाइंट को स्ट्रेस हो रहा है, तो जो डिस्ट्रेस में जाने के कारण है वो हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। एंटीसीडेंट फैक्टर्स वो रहेंगे, आर दोज कॉजेज विच प्रीडिस्पोज द पर्सन टू इंडल्ज इन दैट बिहेवियर, की ये वो कारण थे जिसकी वजह से वो उस बिहेवियर में गया। ओके, और माल फंक्शनिंग मतलब जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस अब हो रहा है। ओके, मेंटेनिंग द फैक्टर्स, मेंटेनिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स रहेंगे जो फॉल्टी बिहेवियर को परसिस्टेंट करने में वो फैक्टर्स एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं, तो हमें वो फैक्टर्स भी क्या निकालने पड़ेंगे, ढूंढ के निकालने पड़ेंगे। ओके, और जब ये फैक्टर्स हमने ढूंढ के निकाल लिए, तो अब जो है फिर हम क्या करेंगे, उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, चेंज लाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ठीक है जी। देन है, अगर बच्चा जो है वो ट्रबल हो रहा है, मान लो इन ईटिंग डिनर, तो वो एक एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन हो गया, वुड बी टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड सर्व्ड एट टी टाइम, कि अगर बच्चा डिनर नहीं कर रहा है अच्छे से, तो आप क्या करोगे, एस्टेब्लिशिंग वो देगा, एक ऑपरेशन आपने किया कि अच्छा ये चीज नहीं करनी, तो उसको स्नैक्स के टाइम पे बहुत हैवी चीज या हैवी खाने को नहीं देना, ताकि उसकी भूख मेंटेन रहे। ओके, बच्चे को जो है जब भी वो प्रॉपरली खाना खाता है तो उसको एनकरेज करना, प्रेज करना, वो चीजें हो सकती हैं। एंटीसीडेंट ऑपरेशन में क्या आ जाएगा, रिडक्शन ऑफ फूड, जो आपने वहां पे फूड कम किया है वो चीज हो जाएगी, टी टाइम पे फूड कम किया तो वो एंटीसीडेंट ऑपरेशन। एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन क्या हो गया, कि आप जो है वही टी टाइम पे जो आपने चीजें किया ना, रिडक्शन ऑफ फूड एट द टी टाइम, और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन हो गया जो आपने उसकी प्रेज की है।
ओके सो ये चीज आपको समझ आई, जैसे ये रहा एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन का, चेंज कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेनफोर्सिंग वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। सो आप किस तरीके से जो है उस सिचुएशन से डील करेंगे, बात इतनी सी है। तो आपके जो मेंटेनिंग फैक्टर्स हैं, जो हमने यहाँ पे एंटीसीडेंट फैक्टर्स की बात की, माल फंक्शनिंग बिहेवियर की बात की, वो आपने ढूंढ के निकालनी है। ओके तो इसमें भी बहुत सारी रेंज ऑफ टेक्निक्स आपके सामने हो सकती हैं। यूजुअली आप जो है वही नेगेटिव रिन्फोर्समेंट, पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट जो हमने स्किनर के टाइम पे किया था बिहेवियर वाली चीज में, तो उस हिसाब से आप बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो। एवर्सिव कंडीशनिंग, जब आप रिपीटेड एसोसिएशन करते हो अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स की एक अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस के साथ कि अच्छा अगर कोई होता है ना, एल्कोहलिक इज गिवन अ माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक आज टू स्मेल द एल्कोहल, तो वही चीज है कि जब आपने थोड़ा सा भी कुछ गलत किया तो उसके कॉन्सिक्वेंस में आपको जो है कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो वो एक एवर्सिव कंडीशनिंग वहां पे सेट कर दी। तो ये कंडीशनिंग रेनफोर्समेंट जो हमने स्किनर में पढ़ी है वैसा सा ही आपको यहाँ पे नजर आएगा। ओके जी। देन एक और चीज है टोकन इकोनॉमी। पर्सन विद बिहेवियरल प्रॉब्लम कैन बी गिवन अ टोकन एज अ रिवॉर्ड एवरी टाइम, अगर उन्होंने वांटेड बिहेवियर किया है तो वो टोकन इकोनॉमी आ जाएगा। फिर टोकन्स को कलेक्ट कर लो, एक्सचेंज में उसको आउटिंग चाहिए या कुछ और चाहिए तो वो आप दे सकते हो, तो ये टोकन इकोनॉमी हो गया। ठीक है। देन है आपका डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट, ये भी वैसा ही कि अनवांटेड बिहेवियर जो है उसको रिड्यूस करना है और जो वांटेड बिहेवियर है उसको इंक्रीज करना है, तो आप डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट के थ्रू भी कर सकते हो। कभी आप मतलब इट्स लाइक आपने वांटेड बिहेवियर किया तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल रहा है, अनवांटेड किया तो नेगेटिव मिल रहा है, तो वो डिफरेंशिएट कर पाए कि अच्छा ये चीज करनी है और ये नहीं करनी है। ओके सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन हो सकता है, तो ये भी एक नया तरीका हो सकता है जो इंट्रोड्यूस किया वोल्फ ने फॉर ट्रीटिंग फोबियाज और इरेशनल फियर्स। तो ये क्योंकि कई बार इरेशनल फियर और फोबिया जो है उसकी वजह से भी बहुत स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, वो जो फियर प्रोवोकिंग सिचुएशन है वो चीज समझने की कोशिश करोगे, वो चीज उसके सामने रखोगे थेरेपिस्ट के सामने ही। ठीक है, तो ओवर द टाइम जो आप जब बार बार सेशन करेगा आपके सामने तो वो डिसेंसिटाइज हो गया है उस फियर के लिए। क्योंकि मान लो अगर आप छिपकली से डर रहे हो और बार बार आपको जो है वो सिचुएशन में डाला जा रहा है, चीजों को ठीक करने को बोला जा रहा है, तो वो और वो भी सुपरविजन में, तो वो चीज धीरे धीरे आपको उस फियर के प्रति डिसेंसिटाइज कर दिया जो आप बहुत सेंसिटिव थे पहले। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशंस जो है वो बिहेवियरल टेक्निक में आ जाएंगी। बिहेवियरल में रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स भी आ जाएंगे कि अलग अलग तरीके से आपको जो है रिलैक्स करवाने की कोशिश की जा रही है, आपकी टेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। मॉडलिंग भी एक प्रोसीजर हो सकता है जहां पे कैसे बिहेव करना है वो उसको सिखाया जा रहा है, जो हम विकेरियस लर्निंग या जो हम बोल रहे थे ना, हम दूसरों को देख के सीखते हैं, राइट। तो दूसरों को देख के सीखने वाली सिचुएशन या जो सोशल लर्निंग हमने पढ़ी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो वो चीज के थ्रू भी हम जो है स्ट्रेस को मैनेज करना सिखा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी वैरायटी आपको बिहेवियरल थेरेपी में नजर आ जाएगी। स्किल जो है थेरेपिस्ट की वो बेसिकली बहुत जरूरी रहेगी, वो एक्यूरेट तरीके से बिहेवियर को एनालाइज कर पाए और पर्टिकुलर बिहेवियर एनालिसिस के बाद वो एक ट्रीटमेंट पैकेज रेडी कर पाए, वो चीज बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जैसे पिछले वाले में हम बिहेवियर पे ही फोकस कर रहे थे, कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे चीजें, अब ये वही वाली चीज आ गई जैसे हमने बिहेवियरल में बोला था ना, हम बिहेवियरल लर्निंग और उस बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट और वो कोग्निटिविज्म वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब कोग्निटिव और बिहेवियर दोनों को मिक्स कर दिया है। बिहेवियरिज्म में हम सिर्फ बिहेवियर पे फोकस कर रहे थे, जैसे पैवलोव की कंडीशनिंग में होता था कि हम बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं डॉग का, हम ये नहीं सोच रहे कि वो सलाइवा अगर रिलीज हो रहा है तो वो क्या सोच रहा है, नहीं ना। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि दिमाग में, क्लाइंट के दिमाग में क्या चल रहा है और किस वजह से वो चीजें हो रही हैं, तो हम एक अंदर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बिहेवियर फिर अपने आप ठीक हो जाए, राइट। कि अगर आपको पैनिक अटैक आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, किस वजह से हो रही है, तो वो कॉग्निटिव और बिहेवियर, तो इन दोनों चीजों को जोड़ के हमने एक टेक्निक बनाई कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, तो इसमें आप ओरिजिन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो कि क्या रीजंस हैं उस पर्टिकुलर बिहेवियर के और कैसे वो ठीक किए जा सकते हैं। तो सीबीटी जो है ये एक नॉर्मल सा बायोसाइको सोशल अप्रोच जो है वो फॉलो करता है, जिसमें वो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल लेवल पे क्या रीजंस हो सकते हैं उस स्ट्रेस के, तो उसके ओरिजिन तक पहुंचने की आप कोशिश कर रहे हो और फिर आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। तो ये थोड़ा सा एक होता है ना, बिल्कुल लॉजिकली ओरिएंटेड वे में शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो।
ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी भी है जी। ये पोस्टुलेट, इसमें क्या चीज आ जाएगी कि जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है वो लोनलीनेस से या मतलब किस वजह से, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप जो है वो लाइफ में क्या फुलफिलमेंट चाह रहे हो उस चीज, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है ना, तो ह्यूमन के ऊपर फोकस करेंगे, आइडियल रियल सेल्फ पे फोकस करेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस करेंगे। और अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाह रहे हो तो फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो चीफ एम क्या है इस थेरेपी का? क्लाइंट की अवेयरनेस, खुद के बारे में, सिचुएशन के बारे में बेटर तरीके से वो क्लाइंट अवेयर हो, वो चीज हम यहाँ पे चाह रहे हैं। ठीक है। देन एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो है वो विक्टर फ्रैंकल ने दी, एक साइकेट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो ये थे, प्रोपाउंडेड द लोगोथेरेपी। तो लोगोस ग्रीक में हो गया सोल, तो लोगोथेरेपी का मतलब हो गया कि आप सोल के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो। ठीक है। सो फ्रैंकल इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? फाइंडिंग मीनिंग इवन इन लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसेस। सो आप अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो भी उसमें एक बेटर पॉजिटिव अच्छी चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि वो चीज क्यों हो रही है। ठीक है। सो वो यहाँ पे इनका कहना है कि न्यूरोटिक एंजाइटीज जो हैं वो तब अराइज होती हैं जब प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ आर अटैच टू फिजिकल, साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। तो अल्टीमेटली अगर आप एग्जिस्टेंस का सोचोगे कि अच्छा ठीक है इसके बाद जिंदा तो रहेंगे ना, तो वो सिचुएशन, तो आप एग्जिस्टेंस के बारे में सोच के जो है इस थेरेपी में आगे बढ़ रहे हैं। ओके जी। इन्होंने जो स्पिरिचुअल एंजाइटीज हैं उनका रोल भी काफी हद तक बताया है कि वो मीनिंगलेसनेस, और उसी को हम एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी बोलते हैं कि मीनिंगलेसनेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, तब जाके वो स्पिरिचुअल एंजाइटीज आ रही है। वो स्पिरिचुअल एंजाइटीज का रोल, उसके ऊपर एम्फेसिस इन्होंने मेजरली किया है। सो अल्टीमेटली लोगोथेरेपी जो है वो हेल्प करेगी पेशेंट्स को अपनी लाइफ से रिलेटेड मीनिंग ढूंढने में, जो होता है ना कि एक अलग बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी मीनिंग ढूंढने में, तो वो मीनिंगफुलनेस में फोकस कर रहे हैं कि आप जो है, क्योंकि मीनिंगलेस हो गई चीजें फिर बचेगा नहीं कुछ, आप एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहोगे। अगर आपकी मीनिंगफुल होगी चीजें कि आप किस लिए जीना चाह रहे हो, किस लिए एग्जिस्ट कर रहे हो, तो वो चीज जो है वो आपको बेटर तरीके से आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। ओके। देन क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है जी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी तो हम वो भी पढ़ते हैं जो हमने काउंसलिंग में हम पढ़ रहे थे। ठीक है। इनडायरेक्ट वाली चीज कार्ल रोजर्स ने दी है ये, और इसके अंदर वो मेजरली फोकस किस पे करते हैं? रिलेशनशिप बिल्ड करने पे और कोर उसके ऊपर जाने पे कि रीजन क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है। और हमें पता है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में हम यही अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की भी बात करते हैं, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की ही बात इन्होंने की थी। तो ये जो यूनिक अनकंडीशनल वार्मथ है वो इंश्योर करेगी कि क्लाइंट जो है वो सिक्योर फील करे, ट्रस्ट फील करे थेरेपिस्ट के साथ और उसको ट्रस्ट कर पाए। ठीक है। वो सिक्योर फील करेगा तो वो बेटर तरीके से चीजों को बता पाएगा, थेरेपिस्ट को भी नॉन जजमेंटल तरीके से उसकी बात सुननी है और एक जेन्युइन जो है वो सलाह उसको देनी है और जेन्युइन तरीके से उसको आगे बढ़ने में हेल्प करनी है। ओके। जेस्टाल्ट थेरेपी, जेस्टाल्ट में होल आ जाता है, हम सिचुएशन को एज अ होल देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल को सेल्फ अवेयर और सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप सेटिंग्स में भी ये हो सकती है, और जब ग्रुप सेटिंग में होती है तो ग्रुप थेरेपी उसको हम बोल देते हैं। ठीक है। सो थेरेपी डज दिस बाय एनकरेजिंग द क्लाइंट टू एक्ट आउट फैंटेसीज अबाउट फीलिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सो आप ओवरऑल चीजों पे फोकस कर रहे हो कि ओवरऑल इंसान कैसा फील कर रहा है और क्या क्या चीजें हैं, वो खुद के बारे में अवेयर है नहीं है, कैसे वो खुद को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कर सकता है। ओके। ग्रुप थेरेपी वर्ड यूज हो रखा है आपके सिलेबस में, तो ग्रुप इज लाइक 5 से 15 के बीच में स्मॉल ग्रुप जो है उसको थेरेपिस्ट इकट्ठा जो है वो ट्रीट कर रहा है। आप कई बार देखते होंगे कि कई बार ये जो जेल वगैरह में जिनके लोग होते हैं, मैंने ये किसी तो मूवी में या कहीं तो देखा था सीरीज में, जहां पे वो थेरेपिस्ट जो लोग जेल में गए हुए हैं उनकी फैमिली वाले जो मेंबर्स हैं, तो उसमें कई लोगों की फैमिली बैठी थी, उनके मेंबर्स थे फैमिली के जो उनसे मिलने आते थे, जो जेल में है लोग, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए तो वो उनको समझा रहे थे, उनकी थेरेपी जो है वो चल रही थी वहां पे, तो वो ग्रुप थेरेपी हो गई। ओके। तो इसमें वो एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, एडिक्शन, बहुत सारे लोग जो है वो जो एक साथ बिठा के हम उनको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी, तो मेजर फैक्टर क्या है इसके अंदर? इज द टेक्निक्स जो थेरेपिस्ट अडॉप्ट करेगा, वो एक मेजर फैक्टर है। ठीक है। अगर बिहेवियरल सिस्टम है, सीबीटी स्कूल अडॉप्टेड टू हील एन एंशियस क्लाइंट, तो रिलैक्सेशन प्रोसीजर या कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे हीलिंग में। सो आप क्या टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, वो मेजर फैक्टर यहाँ पे रहेगा। फिर थेरेपेटिक अलायंस की जो अलायंस बना है थेरेपिस्ट और पेशेंट या क्लाइंट के बीच में, सो वो भी
अफेक्ट करेगा इन चीज़ों को, वो कंट्रीब्यूट करेंगे कि कितना जल्दी हील हो सकता है। अगर आप पे ट्रस्ट कर पा रहा है वो इंसान जो क्लाइंट है आपका, तो वो बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा, जल्दी हील हो जाएंगी सिचुएशंस। ओके, देन है जी इमोशनल अनबर्डनिंग। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वो एक्सप्लेन कर देता है अपनी सारी चीजें, बस वो बता देता है अगले वाले को, थेरेपिस्ट को। तो ये जो प्रोसेस है इमोशनल अनबर्डनिंग का, इसको हम कैथारसिस बोलते हैं। ठीक है, इसकी कोई हीलिंग प्रॉपर्टी है इसमें भी। देन फर्दर अगर आप देखोगे तो ये जो है देयर आर सेवरल नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स जो साइकोथेरेपी से एसोसिएटेड हैं, वो भी रहेंगे। ये फैक्टर्स को हम नॉन स्पेसिफिक बोल रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग इंसान, पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट वेरी करेंगे, इसलिए नॉन स्पेसिफिक है। कुछ एक पेशेंट वेरिएबल्स होंगे क्योंकि जो वो होता है ना कि अलग अलग पेशेंट, हर एक पेशेंट सेम तो नहीं होता, हर एक क्लाइंट सेम नहीं होता, तो वो पेशेंट की वजह से, और प्लस हर एक थेरेपिस्ट भी सेम नहीं होता, तो थेरेपिस्ट में भी अपने वेरिएबल्स हैं कि पॉजिटिव नेचर है या नहीं, एब्सेंस ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रेजेंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। तो कुछ एक जो नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो कि थेरेपिस्ट की तरफ से हैं, जो चेंज होते रहते हैं, वो थेरेपिस्ट वेरिएबल हो गए। जो पेशेंट की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से हैं, वो पेशेंट वेरिएबल या क्लाइंट वेरिएबल हो गए। ओके, एथिक्स क्या रहेंगे इसके अंदर? एथिक्स वही रहेंगे कि आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ आगे बढ़ रहे हो, उसकी जो बातें आपको उसने शेयर की हैं वो कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो, उसका फायदा नहीं उठा रहे हो, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो। ठीक है, एलिवेट कर रहे हो पर्सनल डिस्ट्रेस को, एंड सफरिंग शुड बी द गोल ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स ऑफ द थेरेपिस्ट। तो थेरेपिस्ट का मेजर काम यही है कि वो उसकी हेल्प कर पाए जैसे भी हो सके। ठीक है, जो प्रैक्टिशनर क्लाइंट रिलेशनशिप है उसकी इंटीग्रिटी, डिग्निटी मेंटेन रहे, ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी की रिस्पेक्ट की जाए यहाँ पे, और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और स्किल्स जो है वो बहुत जरूरी होती है। तो वो हो, वही इंसान साइकोथेरेपिस्ट हो, रादर देन कोई भी थेरेपिस्ट बन रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, और भी अल्टरनेटिव थेरेपीज हो सकती हैं, जो पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल ड्रग ट्रीटमेंट के अलावा या साइकोथेरेपी के अलावा, तो वो अल्टरनेटिव थेरेपीज में आ जाएगा, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, एक्यूपंक्चर, हर्बल रेमेडीज। तो बहुत सारी चीजें हैं। पास्ट 25 ईयर्स में तो योगा और मेडिटेशन ने बहुत पॉपुलैरिटी भी गेन की है कि वो कैसे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। ओके, तो योगा की अगर आप बात करोगे तो वही अष्टांग योग जो हमने पढ़ा था, तो ये लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जो 8 एलिमेंट्स हैं अष्टांग योग में, तो वही चीजें यहाँ पे हैं। योगा को कॉमनली आजकल बहुत, मतलब योगा मतलब आसन मान लेते हैं, बट आसन से कहीं बढ़ के है जब योगा की बात आती है। मेडिटेशन वही कि आप फोकस कर पा रहे हो, कंसंट्रेट कर पा रहे हो, तो वो मेडिटेशन में आ जाएगा। देन सुदर्शन क्रिया योगा, तो ये यूज किया जाता है डिप्रेशन से ठीक करने, डिप्रेशन को ठीक करने में, रिड्यूस करने में। ठीक है, तो ये जो सुदर्शन क्रिया योगा, ये डिप्रेशन को रिड्यूस करता है। ये बात किसने बोली है? ये NIMHANS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इंडिया, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और उसके बाद इन्होंने बोला। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, योगा ही है तो लो रिस्क लो कॉस्ट है, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, तो आप कर सकते हो इस चीज को। तो ये सुदर्शन क्रिया योगा का नाम आप ध्यान रख सकते हो। देन कुंडलिनी योगा है, तो ये इफेक्टिव रहता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए। ओके, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन लीनियर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, USA, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि कुंडलिनी योगा जो है वो OCD को ठीक करने में, ट्रीट करने में हेल्प करेगा। सो ये आपके जो है NCERT में मेंशन थी 2-4 चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं। योगा का बेनिफिट तो मूड अच्छा कर देगा, वेलबींग में हेल्प करेगा, अटेंशन फोकस्ड रहेंगे आप। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग अगर आपने स्किल्ड टीचर के साथ की है 30 मिनट की, तो वो मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है निकल सकते हैं। इंसोम्निया या जिसको नींद नहीं आती है रात को, तो इंसोम्निया को ट्रीट किया जा सकता है योगा की हेल्प से। योगा जो है रिड्यूस कर देता है टाइम टू गो टू स्लीप और इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ स्लीप को। ओके, रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। सो एम क्या होता है रिहेबिलिटेशन का? कि उस पेशेंट को बेटर सिचुएशन में वापस लेके आना, सोसाइटी में वो एक प्रोडक्टिव मेंबर की तरह काम कर पाए। तो उसमें ये सारी की सारी थेरेपीज जो हैं या योगा जो है वो काफी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, काफी अच्छे से उन चीजों को करने में, रिहेबिलिटेट करने में उस इंसान को हेल्प करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पेशेंट को सोशल ग्रुप में कैसे फंक्शन करना है, कैसे रहना है, क्या क्या चीजें वो कर सकता है, तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ की जाएंगी। और वो जब मेंटली इल इंसान ठीक हो गया थोड़ा सा, तो उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है कि कैसे उसको स्किलफुल बना के और बेटर सिचुएशंस की जा सकती है।
ठीक है जी। मेंटल हेल्थ का जो आपका कॉन्सेप्ट था या जो आपकी ये यूनिट थी ये फिनिश हो जाती है। मेंटल हेल्थ पॉलिसी आप पढ़ सकते हैं, ऑल्दो कोई जनरल सी चीजें हैं उसके अंदर, बट ये मैंने आपके नोट्स में तो ऐड कर ही रखी है, उसके साथ साथ आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी है मेंटल हेल्थ पॉलिसी की वीडियो, तो वो भी एक बार आप सुन लीजिएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो आपकी जो 7th यूनिट है वो फिनिश हो गई है, कंप्लीट हो गई है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.